नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप सब। दोस्तों, इस वीडियो में हमें चर्चा करनी है कि आखिर अंतिम 40 दिनों में क्या हो एमपीईएसबी ग्रुप 4 एग्जाम की रणनीति। आप सभी जानते हैं ग्रुप 4 का एग्जाम 15 जुलाई से शुरू होना है। कौन आयोजित करेगा? तो मध्य प्रदेश ईएसबी के द्वारा ग्रुप 4 का एग्जाम लिया जाएगा 15 जुलाई से, जिसे लगभग आज से 40 दिन के आसपास शेष रह गए हैं। तो इसी के बारे में हमें चर्चा करनी है, किस प्रकार से आपको एग्जाम की प्लानिंग करनी है ताकि आप अपने एग्जाम में अधिकतम स्कोर प्राप्त कर पाएं और अपने सिलेक्शन को सुनिश्चित कर पाएं। तो दोस्तों, सबसे पहले हम जानेंगे एग्जाम पैटर्न को, फिर बात करेंगे किन किन टॉपिक्स से आपके एग्जाम में प्रश्नों को पूछा जाना है। इसके बाद दोस्तों हमें चर्चा करनी है, मैंने आप सभी के लिए खुद से ही कुछ बिंदुओं को नोट किया है जिन पर हमें बात करनी है। तो आप अंत तक हमारी इस वीडियो को देखें ताकि आप सही तरीके से सारी बातों को समझ पाएं जो मैं आपसे कहना चाहता हूं, ताकि आप ग्रुप 4 के एग्जाम में अधिकतम स्कोर कर पाएं। तो सबसे पहले हम चर्चा कर लेते हैं एग्जाम पैटर्न की। आप सभी को पता है एग्जाम में 100 प्रश्न पूछे जाने हैं और इन 100 प्रश्नों को हल करने के लिए आपके लिए कुल 2 घंटे का समय निर्धारित किया गया है। अब 100 प्रश्न कितने सब्जेक्ट से या कितने टॉपिक्स से बनने हैं? तो कुल मिलाकर दोस्तों 6 टॉपिक आपके सिलेबस में डिफाइन किए गए हैं, परिभाषित किए गए हैं, जिनसे इन 100 प्रश्नों को पूछा जाना है। अब वे टॉपिक कौन कौन से हैं? तो दोस्तों वे टॉपिक हैं जनरल नॉलेज या सामान्य ज्ञान, कंप्यूटर, हिंदी, इंग्लिश, मैथ्स और रीजनिंग। इस प्रकार से इन 6 टॉपिक से कुल 100 प्रश्नों को आपसे पूछा जाना है। ठीक, हमें अपनी चर्चा आगे किन बिंदुओं के आधार पर करनी है? तो दोस्तों आप अपनी डिस्प्ले पर कुल 6 बिंदुओं को देख रहे होंगे। इसके अलावा और भी पॉइंट यदि निकलकर सामने आते हैं तो हम अपनी इस चर्चा में उनको भी समायोजित कर लेंगे। तो कौन कौन से वे 6 बिंदु हैं? सबसे पहला बिंदु है, हमें इन 6 टॉपिक्स के बारे में चर्चा कर लेनी है ताकि एक बढ़िया अंडरस्टैंडिंग बन पाए, क्योंकि हर विद्यार्थी का हर सब्जेक्ट या हर टॉपिक मजबूत नहीं होता। तो जिस भी विद्यार्थी के लिए जिस टॉपिक में समस्या है उस टॉपिक को वो इस स्ट्रेटजी के हिसाब से बढ़िया तरीके से एग्जाम तक तैयार कर सकता है। तो सबसे पहले हम चर्चा करेंगे टॉपिक के बारे में, फिर बारी आएगी हर टॉपिक को हम कहां से और किस प्रकार कवर कर सकते हैं, फिर टॉपिक को कवर करने की योजना किस प्रकार की हो, क्योंकि अलग अलग विद्यार्थी हैं। कुछ विद्यार्थी 6 महीने पहले से तैयारी कर रहे हैं, कुछ विद्यार्थियों को 1 साल 2 साल हो गए हैं, कुछ विद्यार्थियों ने सिर्फ एग्जाम फॉर्म फिल किया है और कुछ विद्यार्थियों ने हाल ही में तैयारी शुरू की है, कुछ विद्यार्थी पिछले 2 महीने से तैयारी कर रहे हैं। तो अलग अलग प्रकार के विद्यार्थी हैं, तो उनकी अलग अलग अप्रोच होगी, अलग अलग रणनीति होगी टॉपिक को कवर करने की। तो इन सभी बिंदुओं पर चर्चा हमें करनी है। ठीक, फिर चौथा बिंदु क्या है कि टेस्ट सीरीज या प्रश्नों का अभ्यास किस प्रकार से किया जाए और कहां से किया जाए, इसकी बात भी हम कर लेंगे। फिर दोस्तों परीक्षा में प्रश्न पत्र का स्तर कैसा होगा, इन सभी बातों पर हमें चर्चा करनी है। ठीक है, और अंतिम छठवां पॉइंट है ऐसे विद्यार्थियों के बारे में जिन्होंने सीपीसीटी क्लियर कर लिया था कंप्यूटर, उस समय उन्होंने पढ़ा था लेकिन सीपीसीटी के बाद से उनका पढ़ाई से कोई नाता नहीं रहा, अर्थात कंप्यूटर के अलावा उन्हें पहले भी कुछ नहीं आता था या ज्यादा जानकारी नहीं थी विषय के बारे में, और सीपीसीटी निकाले हो गए हैं 2 साल 3 साल 4 साल 1 साल, आधा मतलब 6 महीने, जितना भी समय हुआ हो उतना समय हो चुका है। तो जो कंप्यूटर सीपीसीटी के लिए पढ़ा था अब वह भी सब साफ हो चुका है। तो ऐसे विद्यार्थियों की भी हमें चर्चा करनी है कि अब लास्ट के 40 दिन बचे हैं, वो क्या कर सकते हैं, उनके हाथ में क्या है, इसकी चर्चा भी हम कर लेंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं दोस्तों हमारे पहले बिंदु से। हमारा पहला बिंदु क्या है? हमें चर्चा करनी है टॉपिक के बारे में। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं जनरल नॉलेज की। हम यहीं पर चर्चा कर लेंगे ताकि यहीं पर मैं बार बार लिखूंगा और साफ कर दिया करूंगा। यदि आपको कोई चीज नोट करनी है तो आप उसको अलग से नोट कर सकते हैं, ठीक, ताकि आपको ज्यादा कंफ्यूजन ना हो, सारी चीजें सामने ही स्पष्ट हो जाए। तो जनरल नॉलेज में दोस्तों आपको 3 भागों में से बात कर देखना होगा। एक भाग होगा मध्य प्रदेश का सामान्य ज्ञान, जो कि मध्य प्रदेश का एग्जाम है, तो हो सकता है इसका वेटेज ज्यादा रहे, 50% भी हो सकता है, उससे ज्यादा भी हो सकता है।
तो आप इसे किसी भी प्रकार से नेग्लेक्ट नहीं कर सकते। एक भाग के रूप में मध्य प्रदेश सामान्य ज्ञान दोस्तों, फिर दोस्तों जिसे आमतौर पर जाना जाता है भारत का सामान्य ज्ञान या वर्ल्ड जनरल नॉलेज जिसे हम कहते हैं, तो एक वो विषय हो गया। कहने का मतलब है मध्य प्रदेश के अलावा जितना भी और जनरल नॉलेज का पार्ट है वो। फिर इसके अलावा एक भाग बचता है करंट अफेयर का। तो इस प्रकार से तीन भागों में हम जनरल नॉलेज को, सामान्य ज्ञान को बांट कर देख सकते हैं। तो मध्य प्रदेश का सामान्य ज्ञान आप कहां से कवर कर सकते हैं? आपको करना ही होगा, यदि आपने आज तक सामान्य ज्ञान या जनरल नॉलेज नहीं पढ़ा तब आपको समस्या हो सकती है, फिर भी चिंता की बात नहीं है। आपको ऊपर ऊपर से इन टॉपिक्स को कवर करना ही होगा, नहीं तो फिर सिलेक्शन में आपको समस्या हो सकती है। यदि एग्जाम आसान आया तो यदि आप ऊपर से चीजें पढ़ लेंगे तो भी आप एग्जाम में आंसर टिक कर लेंगे, और एग्जाम यदि आसान आ गया और आपने जनरल नॉलेज को नहीं पढ़ा तो सब लोग तो ऊपर ऊपर का टिक करके आगे बढ़ जाएंगे, उनका सिलेक्शन हो जाएगा। लेकिन जिस विद्यार्थी ने यह सोचकर ऊपर ऊपर से भी हल्का हल्का जनरल नॉलेज, जिसमें मध्य प्रदेश जीके भी शामिल है, इंडियन या जिसको हम कहते हैं मध्य प्रदेश के अलावा दूसरा सामान्य ज्ञान वो भी शामिल है, करंट अफेयर के जो फेमस फेमस बिंदु हैं उनको कवर नहीं किया, तो आप बहुत ज्यादा नुकसान में चले जाएंगे। क्योंकि पेपर आसान आ गया, सारी चीजें ऊपर से पूछ ली, लेकिन आपने यह सोच लिया कि यह टॉपिक मेरा कमजोर है, इसे मुझे नहीं पढ़ना। तो ऐसी स्थिति में जब पेपर आसान आता है तो टॉपिक्स को छोड़ने वाले विद्यार्थी के सिलेक्शन में बहुत बड़ी समस्या उत्पन्न हो जाती है। तो यदि आप जनरल नॉलेज में वीक हैं, यदि आपने आज तक जनरल नॉलेज को नहीं पढ़ा, तो आपको प्रयास करना है ऊपर ऊपर से आप जनरल नॉलेज को जरूर पढ़ के जाएं, ताकि यदि एग्जाम में जीके वाला पोर्शन आसान आता है तो आप उसको बढ़िया तरीके से अटेम्प्ट कर पाए। एमपी कहाँ से पढ़ सकते हैं आप? तो एमपी दोस्तों आप परीक्षा धाम की पुस्तक से पढ़ सकते हैं। मैंने परीक्षा धाम ही आपसे क्यों कहा? क्योंकि यहां पर इस एग्जाम में या तो 15 प्रश्न जनरल नॉलेज के आने हैं या 17 आने हैं, बहुत ज्यादा भी नहीं आने हैं। और यदि आप एमपी परीक्षा धाम को पढ़ते हैं तो पढ़ने में बहुत इंटरेस्टिंग बुक है और जल्दी से आपकी कवर हो जाएगी। 40 दिन आपके पास हैं, यदि आप बढ़िया तरीके से उस बुक को पढ़ते हैं तो 4-5 दिन में आप उसकी एक रीडिंग मार लेंगे, और एग्जाम तक यदि आप उस पुस्तक को एक दो बार और रिवाइज कर लेते हैं तो आप समझ लें कि आपका एमपीजी के तैयार हो गया। उस पुस्तक में यदि यदि आपको लगता है कि कुछ बिंदु ऐसे हैं जो आपको याद नहीं हो रहे हैं, उनका लोड आपको नहीं लेना है, ऊपर ऊपर की सारी चीजें आपको पढ़ लेनी है, ठीक, ताकि आप आसान प्रश्न गलत ना कर पाए। तो ये तो हो गई एमपी जीके की बात। कहां से कर सकते हैं? परीक्षा धाम की पुस्तक से आप कर सकते हैं। इसके वीडियोस भी आपको हमारे इस ही चैनल पर प्लेलिस्ट में सारे मिल जाने हैं। एमसीक्यू की पुस्तक भी है, इसकी भी प्लेलिस्ट बनी हुई है, लेकिन एग्जाम को सिर्फ 40 दिन है और आपको काफी सारे सब्जेक्ट्स को लेकर चलना है, तो मैं आपको सलाह नहीं दूंगा कि आप दोनों प्लेलिस्ट देखें मेरी। आप यदि इस बुक को वीडियोस के माध्यम से कवर कर लें तो प्लेलिस्ट अवेलेबल है, और यदि आप इसको पुस्तक से पढ़ना चाहते हैं तो आप वो भी कर सकते हैं कि आप परीक्षा धाम की पुस्तक लें और एमपीजी के कोर्स से जल्दी से पढ़ लें। काफी इंटरेस्टिंग बुक है, इसलिए मैंने आपको इस एग्जाम के लिए एमपी की कंटेक्स्ट में उसे रेफर किया। तो ध्यान रखें, एमपीजी के लिए आप परीक्षा धाम पढ़ सकते हैं। यदि आपको यह पुस्तक भी बड़ी लग रही है कि सर बहुत बड़ी पुस्तक है, मैं कवर नहीं कर पाऊंगा, यदि इसको कवर करूंगा तो बाकी सारी चीजें छूट जाएंगी, तो छोड़ तो आप एमपीजी को नहीं सकते। फिर आपके पास क्या विकल्प रहेगा? आप ऐसा कर सकते हैं कि मार्केट में किसी भी पब्लिकेशन की एक पतली सी एमपी की पुस्तक खरीद लें, ताकि एक व्यवहारिक आइडिया तो आपको लग जाए एमपीजी के बारे में, और फिर यदि उतने आसान प्रश्न आए तो आप उनको कर लें। तो एक चीज तो यह है कि आप परीक्षा धाम पब्लिकेशन के एमपीजी की पुस्तक यदि पढ़ सकते हैं तो पढ़ लें, बहुत आसान भाषा में लिखी हुई है। यदि आपको वह पुस्तक भी बड़ी लगती है तब आप मार्केट से कोई भी वन लाइनर फैक्ट वाली, चाहे महावीर पब्लिकेशन हो, पुणेकर पब्लिकेशन हो, कोई भी पब्लिकेशन हो, उसकी पतली वाली एमपीजीके की पुस्तक खरीदें और उसको पूरा पढ़ लें 1-2-3 बार, जितने बार भी आप पढ़ सकें, आपकी कैपेसिटी के ऊपर है। तो इस प्रकार से आपको एमपीजीके कवर करना है, आपको छोड़ना नहीं है, क्योंकि कट ऑफ हाई जाता है यदि पेपर आसान आता है तो, और 100 प्रश्न पूछे जाने हैं। यदि आप एक ही टॉपिक से 5-6 क्वेश्चन छोड़ देंगे तो फिर समस्या आपको होनी है, क्योंकि इंग्लिश भी आगे आने वाली है, जो कि हिंदी मीडियम वाले विद्यार्थियों के लिए एक चुनौती बन के सामने आती है। ठीक, हमने बात करी एमपीजीके की। फिर बात आती है मध्य प्रदेश के सामान्य ज्ञान के अलावा अदर दूसरा जो जनरल नॉलेज है उसे आप कहां से कवर करेंगे? तो उसके लिए एक बुक है ल्यूसेंट, लेकिन अब वह बहुत बड़ी है, जिसने आज तक नहीं पढ़ी तो उसको बहुत चुनौती जानी है।
तो जिन्होंने पढ़ ली है परीक्षा धाम, ल्यूसेंट, करंट अफेयर, उनको ज्यादा समस्या नहीं है, उनको सिर्फ रिवाइज करना है। मैं साथ में उनकी भी बात कर रहा हूँ। मैं जो अभी बता रहा हूँ, जिनने अभी तक जनरल नॉलेज नहीं पढ़ा, उनकी चर्चा हो रही है। तो वो व्यक्ति या वो विद्यार्थी जिन्होंने आज तक जीके नहीं पढ़ा, वह लुसेंट को फॉलो करेंगे, बहुत बड़ी पुस्तक है। लेकिन आपके अलावा आपके पास कोई चारा भी नहीं है, तो आप क्या कर सकते हैं, सरसरी निगाहों से ल्यूसेंट की आप रीडिंग मारें। इसके अलावा जो भी टेबल्स ल्यूसेंट में लिखी हुई हैं, उन टेबल को मेमोराइज करने का प्रयास करें। और मिसलेनियस पार्ट जो ल्यूसेंट में पीछे दिया हुआ होता है, आप उसे भी कवर करें, ताकि आप यदि उसमें से प्रश्न बनते हैं तो आप डायरेक्ट उनको हल कर पाए। फिर बारी आती है करंट अफेयर की। अब यहाँ पर करंट अफेयर भी एक इंडिया लेवल का होता है और अंतर्राष्ट्रीय स्तर का, और एक होता है मध्य प्रदेश के स्तर का। ठीक, तो मध्य प्रदेश के स्तर में तथ्यवान का लोग सहारा लेते हैं, और इंडिया लेवल के करंट अफेयर के लिए लोग स्पीडी का सहारा लेते हैं। तो इन्हीं सोर्स को आप फॉलो कर सकते हैं। यदि आपने पटवारी की तैयारी की होगी, तो मुझे उम्मीद है आपने इतना तैयार करके जरूर रखा होगा। तो ऐसे विद्यार्थी जिन्होंने इन सब टॉपिक्स को पहले ही कवर करके रखा है, उनका काम सिर्फ अब बचता है रिवीजन करने का। और जिन्होंने अभी तक इन टॉपिक्स को कवर नहीं किया, तो उनके लिए मेरा सुझाव है, जैसे आप करंट अफेयर की बात करें, तो आप स्पीडी लेकर आएंगे, तो स्पीडी जब आप लेकर आएंगे करंट अफेयर की, तो जो उसमें शुरुआत के 60 पेज दिए हुए हैं, उनमें भी आप महत्वपूर्ण महत्वपूर्ण टॉपिक्स को, जो पदाधिकारी हैं, कुछ खेल का आयोजन, फीफा, आईपीएल, ओलंपिक, इन सारे टॉपिक्स को आप कवर करें, क्योंकि इनसे प्रश्न बनने की संभावना ज्यादा होती है। जो उसमें टेबल्स बनी हुई हैं स्पीडी में करंट अफेयर की, उनको आप कवर करें। इसके अलावा रैंकिंग आप देख लें, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस में इंडिया की रैंकिंग कौन सी है, प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक में कौन सी है, भ्रष्टाचार सूचकांक में कौन सी है, लोकतंत्र सूचकांक में कौन सी है। तो ऐसे महत्वपूर्ण महत्वपूर्ण बिंदुओं को सरसरी निगाहों से देख लें, ताकि यदि एग्जाम में प्रश्न आए तो आप आंसर को टिक कर पाए। ठीक, जिन्होंने बढ़िया तरीके से पढ़ा वो तो सारा रिवाइज कर ही लेंगे, लेकिन जिन्होंने नहीं पढ़ा, मैंने उनकी बात करी। यदि एमपी में आपको दिक्कत हो रही है, तो आप कुछ ना करें, वन लाइनर एक किसी भी एमपी जीके की पुस्तक लेके आए, चाहे पुणेकर की ले लें, महावीर की ले लें। मोटी वाली पुस्तक की बात नहीं कर रहा मैं, वन लाइनर फैक्ट वाली पतली सी बुक की बात कर रहा हूं। यदि इन दोनों पब्लिकेशन में ना मिले, तो कोई दूसरा पब्लिकेशन भी आप उसके लिए रेफर कर सकते हैं, लेकिन आपको कवर जरूर करना होगा। ठीक, यहां पर हमने चर्चा करी एमपी जनरल नॉलेज की, जिसमें एमपी, इंडिया, वर्ल्ड और करंट अफेयर शामिल था। ठीक, फिर बारी आती है कंप्यूटर की, कि आखिर कंप्यूटर को कहां से कवर किया जाए। तो दोस्तों, कंप्यूटर में आपने दो चीजें देखी होंगी। एक इस प्रकार का पार्ट होता है जो लगभग सारे विद्यार्थियों को तैयार होता है, सारे विद्यार्थियों को चीजें याद होती हैं, उसमें ज्यादा कंफ्यूजन नहीं होता। जैसे कि कंप्यूटर की पीढ़ियां, मेमोरी, हार्डवेयर, सॉफ्टवेयर, है ना, ये सारी चीजें। इसके अलावा इंटरनेट, ये ऐसे टॉपिक है जिनको सीधा याद करना होता है और इनमें ज्यादा कंफ्यूजन नहीं होता। लेकिन कुछ टॉपिक ऐसे होते हैं जिनमें बहुत ज्यादा कंफ्यूजन होता है। तो दोस्तों, आपको एक चीज याद रखनी है, यदि आपने कंप्यूटर पढ़ रखा है, दो सोर्स आप ले सकते हैं। या तो आप परीक्षा मंथन से कवर करें, या परीक्षा धाम की कंप्यूटर की पुस्तक से कवर करें। मैं आपको सुझाव दूंगा परीक्षा धाम का, क्योंकि उसमें बहुत आसान भाषा में, बहुत ही स्पष्ट तरीके से सारे बिंदुओं को समाहित किया हुआ है, और उसकी वीडियो मैंने आपके लिए प्लेलिस्ट में ऑलरेडी बनाकर रखी हुई है। तो आप परीक्षा धाम का सहारा ले सकते हैं। इन पुस्तक के सहारा लेने के बाद की मैं आपसे बात कर रहा हूं। आपने पढ़ लिया, अब समस्या क्या होती है, कुछ टॉपिक ऐसे होते हैं जो याद करने में उतने डिफिकल्ट नहीं होते, जैसे कंप्यूटर का इतिहास, जिसमें पहली, दूसरी, तीसरी, पांचवी पीढ़ी तक हम पढ़ते हैं। फिर मेमोरी हो गया, सॉफ्टवेयर हो गए, इनपुट आउटपुट हो गए, और इंटरनेट। यहां पर दिक्कत नहीं जाती। दिक्कत कहां आती है, जब हम आते हैं माइक्रोसॉफ्ट वर्ड, एमएस ऑफिस, पावर पॉइंट, एक्सेस, एक्सेल, इन सब पर आते हैं, तब समस्या होती है। और स्पेशली समस्या कहां होती है, शॉर्टकट कीज में समस्या होती है हमें। तो यदि आपने इन टॉपिक्स को जो पढ़ने में आसान है उनको कवर कर रखा है, तो उनको आप बार बार रिवाइज करें, ताकि यदि उनसे प्रश्न आए तो आपका प्रश्न गलत ना हो। और जो टॉपिक आपने समस्या वाले हैं, जैसे कि शॉर्टकट कीज में आपको दिक्कत है, उनको आपको ध्यान से पढ़ना है और मल्टीपल टाइम रिवाइज करना है। ठीक, लेकिन आसान टॉपिक, जिस टॉपिक से आप प्रश्न सही कर सकते थे, या जो टॉपिक आपका मजबूत था, उस टॉपिक से आए हुए प्रश्न को गलत नहीं करना है।
अर्थात अपनी मजबूती को एग्जाम तक मजबूती बनाए रखना है। ऐसा नहीं कि आपने उनको ढीला छोड़ दिया, इसके बाद फिर उन आते हुए प्रश्नों को आपने गलत कर दिया। तो कंप्यूटर में क्या स्ट्रेटेजी, जो टॉपिक आपके क्लियर हैं या याद करने में आसान है, आपने कई बार पढ़े हैं, आप कॉन्फिडेंट हैं, उनको रिवीजन में रखें। साथ ही साथ जो टॉपिक मैंने आपसे कहे, MS माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट, वर्ड, एक्सेल, एक्सेस, इन सबको आप निरंतर एग्जाम तक एक एक दो दो टॉपिक इनमें से डेली लगातार कवर करें, ताकि जितने भी पॉइंट हैं आप उनको एग्जाम तक सही तरीके से याद रख पाएं। आपका उद्देश्य क्या होना चाहिए? 100 में से 100 प्रश्न सही करना नहीं होना चाहिए। आपका उद्देश्य होना चाहिए, सबसे पहला उद्देश्य क्या होना चाहिए कि जो प्रश्न सारे विद्यार्थियों पर बन रहे हैं वह प्रश्न आपसे गलत नहीं होना चाहिए। यदि ऐसा प्रश्न आपने गलत कर दिया जो सभी विद्यार्थियों पर बन रहा है या जिसे सभी विद्यार्थी सही कर रहे हैं, तो उसी क्षण आप एग्जाम से बाहर होने की राह पर चल देते हैं। तो वही मैं आपसे कह रहा हूं, जो आपके टॉपिक मजबूत और जो आसान टॉपिक है, आप समझ जाएंगे यार ये चीज तो सबको पता होगी। तो जो चीज सबको पता होगी वह चीज आपको गलत नहीं करनी है। तो इस प्रकार से हमें करना है कवर कंप्यूटर को। फिर बारी आती है हिंदी की। हिंदी में क्या दिक्कत होती है? हिंदी में पहला तो विलोम, पर्यायवाची, ये सारी चीजें होती हैं, निरंतर विद्यार्थी पढ़ता रहता है तो इंसान क्लिक कर लेता है। यदि हिंदी का स्तर आसान है परीक्षा में तो आसानी से टिक कर देगा, हाँ विलोम शब्द ये है, पर्यायवाची ये है, समानार्थक ये है। समस्या कहाँ आती है? मुहावरे, रस, छंद, इनमें समस्या आती है। कई बार काफी सारे मुहावरे होते हैं तो विद्यार्थी कंफ्यूज हो जाता है। तो आपको क्या स्ट्रेटेजी अपनानी है? आपको एग्जाम तक ध्यान रखना है इनकी थ्योरी वाले सेक्शन को। हर मुहावरे का, मुहावरे नहीं दोस्तों, अलंकार की मैं आपसे बात कर रहा हूँ, हर अलंकार का जो कीवर्ड होगा, वक्रोक्ति अलंकार हो, अनुप्रास अलंकार हो, यमक हो, श्लेष्म हो, अतिशयोक्ति हो, जितने भी अलंकार हैं इन सबके कुछ कीवर्ड होंगे, उनको आपको ध्यान रखना है और एग्जाम तक रिवाइज करना है, ताकि एग्जाम में आप गलत ना कर पाए। नहीं तो बहुत पछतावा होता है कि हमेशा याद रखा, एग्जाम में गलत टिक कर दिया। तो अलंकार, छंद, रस ऐसे टॉपिक हैं जो बहुत बढ़िया तरीके से नंबर दिलाते हैं, लेकिन इनमें कंफ्यूजन भी बहुत होता है। तो आपको इनके थ्योरी वाले सेक्शन को ध्यान रखना है। कुछ कीवर्ड्स होते हैं अलंकार को पहचानने के। छंद में मात्राएं होती हैं, 30, 28, 26, हरि गीत का छंद में कितनी मात्राएं हैं, तो ये सब आपको बिल्कुल स्पष्ट रखना है। चलिए आप मात्राएं काउंट नहीं कर पाए, लेकिन एकदम फैक्चुअल प्रश्न आ गया कि यार इस छंद में कितनी मात्राएं हैं, तो वह तो आप पे गलत नहीं होना चाहिए। तो इस प्रकार से आपको हिंदी को सही तरीके से कवर करना है। और यदि आप कर सकते हैं तो आधा घंटा डेली आप विलोम, पर्यायवाची, समानार्थी शब्द इनको दें। और दोस्तों मुहावरे को आप जरूर एक बार रिवाइज कर लें। मुहावरे, कहावतें एक दो बार इनको जरूर पढ़ लें, चाहे आप किसी भी पुस्तक से पढ़ रहे हो। ठीक, आप उनको एक बार जरूर पढ़ें, ताकि एग्जाम में आपको ऐसे ऑप्शंस मिलेंगे कि आप कंफ्यूज हो जाएंगे। ठीक, तो इनको आपको इस प्रकार से कवर करना है। लेकिन छंद, अलंकार, रस, इन तीन टॉपिक से यदि प्रश्न 3-4 आ गए और आपने गलत कर दिए तो वहीं आप सिलेक्शन से बाहर हो जाएंगे, क्योंकि पेपर यदि आसान आया तो फिर आपका एक एक नंबर आपको बहुत दूर फेंक देगा। इसलिए आप इनको जरूर रिवाइज करें। व्याकरण में आपका थ्योरी वाला सेक्शन, जितने भी नियम कानून होते हैं वो सारे के सारे पता होने चाहिए। सेम चीज आती है इंग्लिश में। इंग्लिश सबसे बड़ी चुनौती होती है किसकी? हिंदी मीडियम वालों की। ठीक, अब इंग्लिश को हम दो पार्ट में बात कर देखेंगे। एक हो गया ग्रामर वाला पार्ट और एक हो गया याद करने वाला। जैसे सिनोनिम, एंटोनिम हो गया, फ्रेजेस आ जाते हैं, है ना, वोकेबलरी वाला जो पोर्शन है वह याद करने वाला पोर्शन है। तो हिंदी मीडियम वाले बच्चे इस पोर्शन से बहुत ज्यादा कतराते हैं। तो हिंदी मीडियम वाले बच्चे विशेष रूप से ध्यान रखें, यदि आपको इस वाले सेक्शन में समस्या है, याद करने वाले सेक्शन में, तो आपको ग्रामर से जो प्रश्न आ रहे हैं उनको गलत नहीं करना है। यदि आपको वोकेबलरी में समस्या है, इडियम फ्रेजेस में समस्या है, फ्रेजल वर्ब आपको नहीं पता, तो फिर आपको ग्रामर वाले पोर्शन को बहुत मजबूत करना होगा, क्योंकि याद करने वाला आपको पता नहीं, ग्रामर आप पे आ नहीं रही, तो फिर तो आप बाहर वैसे ही हो गए। तो आपका जो मजबूत पक्ष है उसे मजबूत करते रहें। इंग्लिश में सारे रूल्स को आप रिवाइज करें बार बार। और जो याद करने वाला पोर्शन है, कोशिश करें पिछले वर्षों में जितने भी अलग अलग एग्जाम्स हुए हैं उनमें जो वोकेबलरी आई है आप उसको लगातार पढ़ते रहें, उनको लगाएं, उनको याद करने का प्रयत्न करें। जितने भी फ्रेजेस वगैरह दूसरे एग्जाम से पूछे, हो सकता है रिपीट हो जाए तो आपका फायदा हो जाए। लेकिन ग्रामर वाले सेक्शन को फिर आपको नहीं छोड़ना। आधे या उससे अधिक प्रश्न ग्रामर से आने वाले हैं। ठीक, फिर बारी आती है मैथ्स से रीजनिंग की। सेम स्ट्रेटेजी दोस्तों यहां पर भी रहनी होगी।
गणित में आप क्या कर सकते हैं, मैथ्स। कुछ लोग ऐसे होंगे जिनकी मैथ्स बहुत बढ़िया होगी, उनको दिक्कत नहीं जाती होगी। मैथ्स को दो भागों में बांटते हैं, एक जनरल होती है और एक एडवांस होती है। ठीक, कुछ लोग ऐसे हैं जिनको मैथ्स से डर नहीं लगता, तो उनकी तो कोई बात ही नहीं है, वो सारी की सारी मैथ्स सॉल्व कर लेंगे। अब कुछ विद्यार्थी ऐसे हैं जिनको लगता है कि मेरी मैथ कमजोर है, उन्होंने कैसे भी करके अपनी जो जनरल सामान्य गणित होती है उसको ठीक कर लिया। अब उनको डर लगता है एडवांस मैथ में, देख के क्वेश्चन देख के डर जाते हैं। तो डरने की बात नहीं है, आपको यहाँ पर भी वही चीज अप्लाई करनी है कि चाहे मैथ्स का किसी भी प्रकार का टॉपिक हो, आसान प्रश्न सब में आसान होते हैं, साधारण होते हैं, बहुत जल्दी से सॉल्व हो जाते हैं। तो जो पोर्शन आपका मजबूत है, उस पोर्शन में आपको प्रयास करना है कि आप सारे प्रश्न सही करें। और जो पोर्शन मान लो आपको एडवांस मैथ से डर लगता है, हालांकि सिलेबस में सामान्य गणित लिखा है, सामान्य अभिरुचि लिखा है, लेकिन पूछ लेते हैं एग्जाम में। पटवारी में आपने देखा होगा किस प्रकार से प्रश्न पूछे। तो आपकी क्या स्ट्रेटेजी होनी चाहिए कि चलिए कोई बात नहीं, एडवांस मैथ से मुझे डर लग रहा है, तो लेकिन एडवांस मैथ्स में एक एडवांटेज है, फॉर्मूले पर आधारित होती है। तो यदि ऐसा आसान सा प्रश्न आ गया जिसमें फॉर्मूले में वैल्यू बस पुट करनी है, तो कम से कम वो तो आप पर बने। तो आप एकदम से इस एडवांस मैथ को इग्नोर ना करें, आप उसके फॉर्मूले से ध्यान रख लें। और यदि आसान सा साधारण फॉर्मूला बेस्ड प्रश्न आता है, तो आप फिर उनको सही से सॉल्व करके आ जाएं। तो ये स्ट्रेटेजी आपकी मैथ्स की होनी चाहिए। और दोस्तों, रीजनिंग में कुछ बताने का होता नहीं है, रीजनिंग लगभग सभी विद्यार्थी सही करके आते हैं। आपको पैटर्न पता होने चाहिए, थोड़ी बहुत आप प्रैक्टिस करेंगे तो आप रीजनिंग आसानी से कर लेंगे। ठीक, तो इस प्रकार से हमने चर्चा करी हमारे पहले बिंदु की। और दोस्तों, दूसरा बिंदु हमारा क्या है कि यार कहाँ से और किस प्रकार से कवर करें। तो कहाँ से कवर करना है, जनरल नॉलेज की हमने बात कर ली। कंप्यूटर दोस्तों परीक्षा धाम की पुस्तक से आप कर सकते हैं, उसके सारे वीडियोस भी हमारे यूट्यूब चैनल पर पड़े हुए हैं। ठीक, हिंदी इंग्लिश आप कहीं से भी करें, किसी भी पुस्तक को कवर कर लें। मैंने आपको स्ट्रेटेजी बताई, इंग्लिश में भी आपका वोकेब वाला पोर्शन वीक है, आप ग्रामर को मजबूत करें और वोकेब जो पुराने एग्जाम से पूछी गई है, चाहे बैंकिंग के एग्जाम हो, एसएससी के एग्जाम हो, पटवारी में पूछी गई थी, उन सबको आप रिवाइज, उन पेपर्स को आप लगाएं, ताकि यदि वहां से प्रश्न रिपीट होते हैं या उस तरीके से प्रश्न बनते हैं तो आप सही कर पाए। मैथ्स मैंने आपसे बताई, आप सारे टॉपिक्स कवर करें। जो आसान प्रश्न आएंगे हर टॉपिक से वो तो सिंपल ही होने हैं, तो आप किसी भी टॉपिक को ना छोड़ें, बेसिक बेसिक ऊपर ऊपर के सारे टॉपिक कवर करें। क्योंकि यदि बहुत आसान प्रश्न आया किसी डिफिकल्ट टॉपिक से जिससे आपको डर लगता था कि यार यहाँ से आ गया तो क्या होगा, फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन आया तो आप उसको कर ले जाएं। इतना आप हर टॉपिक को कवर करें। और रीजनिंग में तो सभी लोग बोलते सर बहुत बढ़िया आई थी और मजा आ गया करने में, बहुत शानदार तरीके से हम करके आए। तो रीजनिंग का उतना स्कोप यहाँ पर कुछ है नहीं बताने का। फिर दोस्तों, टॉपिक को तैयार करने की योजना की चर्चा भी हमने ऑलरेडी कर ली, किस प्रकार से आपको करना है, हिंदी में किन बिंदुओं को ध्यान रखना है। हाँ दोस्तों, इंग्लिश में यदि आपने सिनोनिम, एंटोनिम्स, इडियम, फ्रेजेस पहले से पढ़ रखे हैं तो उनको रिवाइज जरूर करें, क्योंकि रिवाइज करने से आपका काम चल जाना है। मैंने उनकी बात करी जिनको डर लग रहा है, और यदि उनकी ग्रामर मजबूत है तो उस पर आप अपनी कमांड और मजबूत करें। जिन्होंने सारा सिलेबस 4 बार कंप्लीट किया, उनका तो एकमात्र उद्देश्य होना चाहिए इन 40 दिनों में कि सिर्फ रिवीजन करना है, रिवीजन करना है। मैं उनकी बात कर रहा हूँ जिन्होंने पिछले 1-2 महीने में तैयारी चालू करी थी। कुछ लोग ऐसे भी होंगे जिन्होंने आज ही तैयारी चालू करी है या 5-10 दिन बाद तैयारी चालू करेंगे कि एग्जाम आ गया, याद आ गया, फॉर्म फिल किया था, उसको देने जाना है। तो उनकी चर्चा भी हमें करनी है। फिर बारी आती है टेस्ट सीरीज या प्रश्नों का अभ्यास कैसे करें। तो दोस्तों, आप टेस्ट सीरीज किसी को भी ज्वाइन कर सकते हैं। टेस्ट बुक हो गया, पुराने साल के प्रश्न आप देखें किस प्रकार से पूछे गए। हालांकि लगातार पैटर्न बदल रहा है, हमने पटवारी में देखा है। तो आप क्या कर सकते हैं, आप अभी आबकारी विभाग के पेपर हुए थे, उन प्रश्न पत्रों को लगा लें। पटवारी में हालांकि स्तर पटवारी का बहुत ज्यादा था, मुझे उम्मीद है इस प्रकार का स्तर ग्रुप 4 में देखने को नहीं मिलेगा, लेकिन आप प्रैक्टिस के लिए उन प्रश्नों को भी उठा सकते हैं। और अलग अलग जितने भी आपने एग्जाम्स कराए हैं पिछले 1-1.5 साल में, उन प्रश्न पत्रों को लगाएं। आप टेस्ट बुक जैसे ऑनलाइन प्लेटफॉर्म से टेस्ट सीरीज भी ज्वाइन कर सकते हैं क्वेश्चन आंसर के लिए। आप अपना एवेल्यूएशन करने के लिए, मान लो आपने टेस्ट दिया और आपने देखा कि मेरे नंबर 60, 70, 80 कितने भी आ रहे, नंबर से फर्क नहीं पड़ता। आपको देखना है मैंने टेस्ट दिया और मेरा ये टॉपिक कमजोर है। यदि आप इस प्रकार से नहीं देख पा रहे या आपको नहीं पता कौन सा टॉपिक कमजोर है, तो आप टेस्ट लगाएं। और टेस्ट लगाने के बाद देखें अरे मेरा ये प्रश्न सही नहीं हुआ, और ऑन द स्पॉट आप उस टॉपिक को मजबूत कर लें, ताकि एग्जाम में फिर से यदि वहां से प्रश्न आए तो आप गलत ना करें। टेस्ट सीरीज का उद्देश्य ये नहीं होता कि आप अपने नंबर पता कर पाए, आप अपनी कमियों को देखें
और उन कमियों को दूर करके एग्जाम में बेटर परफॉर्मेंस दे, ये उद्देश्य होता है। नंबर आपके बढ़िया आ रहे हैं मतलब आप सही ट्रैक पर जा रहे हैं, लेकिन 100 में से 100 तो नहीं ही आएंगे। मान लो 90 भी आए, आप बढ़िया ट्रैक पर चल रहे हैं, लेकिन 10 क्वेश्चन फिर भी आप पर नहीं बने। आपको पता लगा कि इन 10 टॉपिक में या इन 10 प्रश्नों में हमें समस्या गई है, तो उससे संबंधित नॉलेज फिर आप एक्वायर करने का प्रयत्न करेंगे। तो कहीं ना कहीं टेस्ट सीरीज का फायदा आपको मिलेगा, आपको पता चलेगा आपकी वास्तविकता, आपकी तैयारी कितनी है, आप कितने पानी में है। फिर 40 दिन है, आप आसानी से इंप्रूवमेंट भी कर सकते हैं। लेकिन टेस्ट के कम नंबर से आपको डिप्रेस नहीं होना है। ठीक, इस बात का आपको ध्यान रखना है। टेस्ट का आपको सिर्फ बेनिफिट लेना है, नेगेटिविटी गेन करके या नकारात्मक होके कोई फायदा नहीं है टेस्ट सीरीज का। आप सीखें, 20 नंबर आ रहे मान लो, तो आपको पता लगेगा कि यार 80 क्वेश्चन का जो नॉलेज था आपको मिला, आपको पता लगा मेरे ये टॉपिक कमजोर हैं, आप उस पर काम कर पाएंगे। तो टेस्ट सीरीज को सॉल्व करने की ये अप्रोच आपको रखनी होगी। फिर परीक्षा में प्रश्न पत्र का स्तर कैसा होगा? कुछ लोगों को बड़ी समस्या होगी, यार सर पटवारी जैसा पेपर बना दिया तो, या फिर बहुत आसान पेपर बना दिया। दोस्तों ध्यान रखें, पटवारी में बहुत सारे फॉर्म फिल हुए थे। ग्रुप 4 में लगभग 1 लाख के आसपास, 1,07,000 के आसपास फॉर्म फिल हुए हैं। आपको चिंता करने की आवश्यकता बिल्कुल भी नहीं है। कंपटीशन पटवारी से कई गुना कम है, पहली बात। ठीक, यदि पेपर का स्तर आसान आया तो सबको आसान होगा, और पेपर का स्तर कठिन आया तो आपको परीक्षा हॉल में डिमोरलाइज नहीं होना है। आपको यह सोचना है, यदि आपके लिए पेपर का स्तर कठिन लग रहा है, आपने भी तैयारी करी है, तो बाकी अभ्यर्थियों के लिए भी पेपर उतना ही डिफिकल्ट होगा, और उससे ज्यादा आपको तो खुद को मोटिवेट रखना है। तो आप सोचना मुझ पर तो 4 प्रश्न बन ही रहे हैं, बाकी सब पे तो कुछ नहीं बन रहा होगा, ताकि आप मोटिवेट रह सके। ठीक, तो यदि पेपर आसान होगा तो सबके लिए आसान होगा, और डिफिकल्ट होगा तो सबके लिए डिफिकल्ट होगा। सेम बैटल फील्ड होती है एग्जाम में। ठीक है, और यदि शिफ्ट वाइज ऐसा हो गया कठिन आसान, तो नॉर्मलाइजेशन की प्रक्रिया तो होती ही है कि नॉर्मलाइज करके मार्क्स को एक ही स्तर पर ला दिया जाता है, पेपर के स्तर के आधार पर। ठीक, ये चीज हो गई। फिर बारी आती है हमारे आखिरी बिंदु की। ऐसे विद्यार्थी जिन्होंने सीपीसीटी कर ली, इसलिए फॉर्म भरने के लिए एलिजिबल हो गए सीपीसीटी के लिए, जिंदगी में पहली बार कंप्यूटर पढ़ा था और किस्मत से इतने नंबर आ गए कि सीपीसीटी उत्तीर्ण कर ली। ठीक, तो ऐसे विद्यार्थियों के लिए, और अब कंप्यूटर, वो वाला कंप्यूटर भी भूल गए जो सीपीसीटी में पढ़ा था कंप्यूटर, वो कंप्यूटर भी भूल गए, रिवाइज नहीं किया था, इसके अलावा जीवन में कुछ नहीं पढ़ा। कहने का मतलब ऐसे अभ्यर्थी जिन्होंने आज तक किसी भी प्रकार से तैयारी नहीं की थी, फॉर्म फिल किया था, चाहे सिर्फ 12th बेस पर हो या सीपीसीटी के बेस पर हो, ज्यादा आइडिया नहीं है, तो वो क्या कर सकते हैं 40 दिनों में? तो दोस्तों उनको मेरा सुझाव रहेगा कि आप एक ऐसी कोई गाइड बुक को ले लें जिसमें आपके 6 के 6 टॉपिक कंप्लीट हो, और 40 दिनों में आप उस पुस्तक से सारे टॉपिक को कवर करने का प्रयास कर सके, ताकि आपका एक ओवरव्यू तैयार हो जाए सिलेबस के बारे में, एग्जाम के पैटर्न के बारे में, और आपको परीक्षा के समय ऐसा ना लगे कि मेरे साथ ये क्या हो रहा है। तो आप एक ऐसी पुस्तक ले लें, चाहे अरिहंत की लें, चाहे किसी दूसरे पब्लिकेशन की लें, जिसकी भी आती हो, जिसमें सारे 6 टॉपिक कवर हो, और आप एक अनुमान लगा पाए, और यदि आप बढ़िया तरीके से परफॉर्म कर गए एग्जाम में, तो उसके बेस पर भी आपके सिलेक्ट होने के चांस बढ़ जाते हैं। आपका एप्टीट्यूड अच्छा होगा, आपने वहां से पैटर्न देखा, आपने थोड़ी सी प्रैक्टिस करी, आपका जो मैथ रीजनिंग आया उसमें आप बढ़िया परफॉर्म कर गए एग्जाम में, आपकी इंग्लिश मान लो पहले से ठीक थी, आपने कुछ बेसिक रूल्स जाने, आपकी इंग्लिश बढ़िया हो गई, जितना नॉलेज सामान्य ज्ञान उन पुस्तकों में दिया हुआ था उतना आपने कवर किया, और आपका जनरल नॉलेज भी बढ़िया हो गया। हाँ दोस्तों, एक बात और, जिनका जीके कमजोर है वो भी इस तरीके की पुस्तकों का उपयोग कर सकते हैं अपने सामान्य ज्ञान वाले सेक्शन को कवर करने के लिए। जिन्होंने आज तक जीके नहीं पढ़ा, तो अब वो क्या करें, इतना कम समय बचा तो वो भी गाइड बुक से जीके वाले पोर्शन को कर सकते हैं, ताकि उतना तो बने जितना सब पे बन रहा है। ठीक, तो दोस्तों इसी प्रकार से ये थी एक छोटी सी प्लानिंग 40 दिनों की। आप इसको अपने डे बाई डे शेड्यूल के हिसाब से कैटेगराइज कर सकते हैं। यदि आप चाहते हैं कि इस प्रकार से मैं एक अलग से वीडियो बनाऊं जिसमें आपको दिन प्रतिदिन की शेड्यूलिंग में बताऊं, तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं यह वीडियो आपको कैसा लगा। इसके बारे में भी आप हमें कमेंट में जरूर बताएं। तो फिर दोस्तों इस वीडियो में इतना ही, लगातार मेहनत करें, आगे बढ़ते रहें, और तब तक ना रुकें जब तक कि आपको आपका लक्ष्य प्राप्त नहीं होता। जय हिंद, वंदे मातरम।